कहते हैं कि अगर इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है, किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर किसी भी प्रकार की चोरी वारदात कोई भी होती है, तो उसको लेकर के अपनी शिकायत को वो थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन एक महिला जो उसी में कार्यरत होती है और वो रात को तो सोती है, लेकिन वो थोड़े से नशे में होती है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है, तो जिस कमरे में वो सोई हुई थी उसी में एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी, एलसीडी टीवी लगी हुई थी और उसी टीवी में जो उसने पूरे रात कारनामे किए थे, उसी की वीडियो चल रही थी। जिसको देखने के बाद महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब वो खुद को देखती है, तो वो एक तरह से कह दीजिए कि सदमे में आ जाती है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि महिला पूरी तरीके से निर्वस्त्र होती है और उसकी जो पूरी रात के कांड थे, उसकी वीडियो चल रही थी। जिसको देखने के बाद वो महिला बेहद हैरान थी, परेशान थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया। फिर वो धीरे-धीरे दिमाग पे जोर डालती है, तब तक उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और फिर उस दरवाज़ा खुलने के बाद आखिर होता क्या है, जानने वाले हैं इस पूरी घटना को, इस पूरी हकीकत को कि आखिर हुआ क्या था और वो माजरा क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। दरअसल लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में एक महिला तैनात होती है जो दरोगा के पद पे तैनात थी, जिसका नाम विनीता तिवारी था। नाम और पता हो सकता है कि इसमें बदला हुआ रहेगा, नाम तो कंफर्म बदला हुआ रहेगा, पता शायद सही मिल जाए आपको, लेकिन उम्मीद कम रखिएगा क्योंकि ऐसे मामलों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेसी के तौर पे हम खोल नहीं सकते। तो जो विनीता तिवारी है, वो जो 2012 का जो बैच था दरोगा का, उसी में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, नौकरी लगती है और उसी में जब वो नौकरी करने लगती है तो उसकी अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती है और उसी पोस्टिंग के दौरान इसकी पोस्टिंग लगभग ये लखनऊ में हो जाती है। अच्छा, जब लखनऊ में इसकी पोस्टिंग हो जाती है तो फिर धीरे धीरे इसके परिवार वाले सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए, तो इसकी शादी भी कर दी जाती है और शादी एक ग्राम सेवक होता है, वो भी सरकारी पद पे ही तैनात होता है, उसी से इसकी शादी तैनात होती है, शादी होती है और इसी शादी से ये दोनों पति पत्नी बेहद खुश होते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता है और वक्त के साथ साथ जो इसका बेटा भी एक होता है जिसका नाम ऋषभ होता है। पति इसका जो था वो बहुत ही नेक दिल इंसान था और बड़ा ही सज्जन था, लेकिन दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरी थी क्योंकि लखनऊ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे इसकी पोस्टिंग थी, इसके पति की, जो ग्राम सेवक था। अब इसीलिए वो वहाँ पर रहा करता था और ये अपने बेटे के साथ यहीं पर रहा करती थी, विनीता तिवारी। लेकिन अब धीरे धीरे जब बेटा बड़ा होता है तो जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया वैसे वैसे वो सोचती कि एडमिशन करा दिया जाए। यानी कि साल 2012 में उसकी शादी होती है, तो फिर यानी कि यही कोई 14 में उसका बेटा हो जाता है और धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगता है तो पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना बेटे को एक ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए जहाँ पर उसकी पढ़ाई बढ़िया हो। अब इसीलिए लेकिन जो ग्राम सेवक होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसको अपने यहाँ रखेंगे और इसीलिए वो अपनी जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है वहीं पर वो कमरा लेकर के रह रहा होता है और वहीं पर अपने बेटे का एडमिशन करवा देता है। क्योंकि महिला थी तो उसको कब बुलावा आ जाए, कब क्या हो जाए, पता ही नहीं था। लेकिन अब इसी दौर में, इसी सिलसिले में सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, ना ही पैसे की, रुपए की, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि अच्छा वक्त कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो बुरा वक्त है वो काफ़ी लंबा खींच करके जाता है और यहाँ से अब धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है बुरे वक्त की। अब जो विनीता तिवारी है, एक दिन कोई दंगा एक होता है और उसी दंगे में इसको जाना होता है और ये अपने दलबल के साथ वहीं पर पहुंचती है और उसी दौरान यहाँ पर माहौल जो है वो इतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है कि इनको लाठीचार्ज करनी पड़ती है। अब जैसे ही लाठीचार्ज होती है तो फिर वहाँ बहुत सारे जो असहाय लोग थे, बेगुनाह लोग थे, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो जाती है और इसीलिए इस मामले की जो वीडियो है वो वायरल हो जाती है। अब पुलिस मुख्यालय में इस मामले को बड़ा ही शीघ्रता से और संज्ञान में लिया जाता है और जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ पर सबको लाइन हाजिर कर दिया जाता है और उसी में ये विनीता तिवारी भी थी। अब विनीता तिवारी परेशान कि आखिर क्या किया जाए, अब तो नौकरी खतरे में है, सस्पेंड हो जाएंगे।
तो सस्पेंड हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी एकदम चली जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ कुछ दिनों तक सस्पेंड रहेंगे, फिर बाकी केस वगैरह सफाई वगैरह देना होता है, फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन अब इधर जो विनीता है, अब उसको टेंशन थी और उसको सस्पेंशन का डर था कि सस्पेंशन लेटर ना आ जाए। अब इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना अपने बड़े अधिकारी से बात की जाए। तो जो बड़ा अधिकारी होता है जिसका नाम कुलदीप यादव होता है, अब कुलदीप जो वहाँ का एसएचओ होता है, अब उससे ये बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान बताती है कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था तो फिर बड़ा ही दिक्कत है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, जैसा भी होगा मैं देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है। अब इसीलिए जो विनीता है वो निश्चिंत हो जाती है। लगभग 6 दिन का जब समय गुजरता है तो जो ये कुलदीप है, शनिवार की शाम होती है और लगभग यही कोई शाम के 7 बज रहे होते हैं, कुलदीप फोन करता है विनीता को। और हालांकि कुलदीप को ये पता था कि ये यहीं पर सरकारी आवास में रहती है, तो इसलिए वो फोन करता है और कहता है कि एक काम करो कि तुम्हारे केस के सिलसिले में कुछ बातचीत करनी है, और एक काम करो कि तुम कमरे पे चली आओ। जो विनीता होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि बड़े साहब का आदेश था और इसकी नौकरी की बात है, तो सोचती है कि क्यों ना चला जाए, तो इसलिए वो जाती भी है। और जाती है, जब दरवाज़ा नॉक करती है तो अंदर से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर चलिए आओ। तो वो अंदर जाती है। अंदर जाती है तो थोड़ा सा उसको बड़ा ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि एसएचओ जो थे वो, उन्होंने बस एक नॉर्मल हाफ ये लोअर पहना हुआ था और बनियान पहने हुए थे, और सामने 2 ग्लास रखी हुई थी और ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी, और एक ग्लास जो थी वो फुल थी, और ये बैठ करके दारू पी रहे थे और कहते हैं कि आओ विनीता। तो वो थोड़ा सा अजीब सा फील करती, तो वो कहते हैं कि एक काम करो कि यहाँ पर मैं ना ही तुम्हारा साहब हूँ और ना ही तुम मेरी जूनियर हो, यहाँ पर हम दोनों लोग इक्वल हैं, एक नॉर्मल दोस्त की तरह। दोस्तों तुम कंफर्टेबल होकर के आराम से बैठ जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, और जो विनीता है वही सोफे पर बैठ जाती है। अब जैसे सोफे पर बैठती है तो फिर जो एसएचओ होते हैं यानी कुलदीप होता है, वो एक ड्रिंक ऑफर करता है उसको। और ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है इसको, क्योंकि जो ये जॉब होती है पुलिस की आर्मी की, इसमें 90% जो लोग होते हैं वो ड्रिंक करते रहते हैं, और उन्हीं 90% में ये विनीता भी थी। विनीता भी दारू तो पीती थी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े साहब के सामने इसको बेइज्जती महसूस होती है, फिर और भी कुछ ऐसा जो भी रहा हो। तो वो उसको थोड़ा सा प्रेशर देता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम पी सकती हो। तो जो विनीता है वो पहला गिलास उठा करके और पी जाती है। अब धीरे धीरे बातों का जो दौर है वो सिलसिला वो शुरू होता है। वो कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैंने बड़े साहब से, अपने बड़े अधिकारी से बात की है और तमाम लोगों से ऐसी बातचीत कर ली है, तो जल्द ही तुम्हारा ये जो लाइन हाजिर वाला सिस्टम है ये सारा भी ये भी खत्म हो जाएगा और तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब धीरे धीरे उसने ऐसे कर करके 4 पैक खत्म कर लिए विनीता ने। अब ये पूरी तरीके से नशे में टल्ली हो चुकी थी। और इधर जो कुलदीप था ये भी दारू पी रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो कुलदीप है अब उसके पास उठ करके जाकर के बैठ जाता है। अब विनीता को ये समझ में नहीं आता कि वो उसको मना करे कि क्या करे, लेकिन ये भी दारू के नशे में थी, और ऊपर से इसका जो पति था वो महीने में 1 आध दिन आ जाया करता था, और ये भी थोड़ा सा अब कंफर्टेबल फील होने लगती है इसको, और ये भी धीरे धीरे कुलदीप का साथ देने लगती है। चूंकि उसको अपनी नौकरी बचानी थी, तो सोचती है कि क्या भरोसा हो सकता है कि इसी के सहारे सही हो जाए, तो इसीलिए वो उसने अपना तन भी सौंप दिया। और धीरे धीरे जब उसके बदन को सहलाता है, उसके बाद फिर वो जब उसको लगता है कि हाँ ये सही है, तो फिर वो पहली बात तो विनीता दारू के नशे में थी, तो उसको लेकर के वो सीधा वो बेडरूम में चला जाता है और वहाँ पर एक एक करके उसके बदन से पूरे कपड़े को निकाल देता है, अपने भी कपड़े निकालता है, और पूरी रात उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और ये भी पूरा बखूबी उसके साथ साथ दे रही थी उसका, क्योंकि ऐसे भी लग रहा था कि पूरी कई सालों की प्यासी है, तो अपनी प्यास बुझा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के से हम बिस्तर होते हैं और संबंध बनाते हैं, और ये सिलसिला रात तक चलता है। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह जब विनीता की आँख खुलती है, तो वो देखती है कि ये तो पूरी तरीके से निर्वस्त्र पड़ी, उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं है। लेकिन वो शॉक्ड तो तब हो जाती है, वो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करती है, लेकिन शॉक्ड तो तब हो जाती है कि जब उसका जो निगाहें हैं वो सामने चल रहे डिस्प्ले पर पड़ती है। और डिस्प्ले पे जब देखती है तो देख करके वो बिल्कुल अवाक रह जाती है, क्योंकि पूरी रात जिस प्रकार से उसके साथ शारीरिक संबंध बना था वो पूरी वीडियो जो थी उसी डिस्प्ले में चल रही थी। अब देख करके वो ये बिल्कुल अवाक है कि ये क्या। अब इतने में जब वो दरवाजा है वो खुलता है और कुलदीप अंदर आता है, तो कुलदीप से कहती है कि सर ये आपने क्या किया।
और आपने जो भी किया वो तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और वो अभी डिस्प्ले में चला रहे हैं आप। तो कहता है कि तुम तो रात में जल्दी सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने जो वीडियो बनाई थी इसलिए मैं देख रहा था उसको, और देखते देखते मैं भी सो गया, मैं भूल गया हूँ, और मैं उठा हूँ तो फिर चला गया हूँ सीधा किचन में, फिर ये चाय तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, और तुम बिंदास रह सकती हो, जब भी मुझे मेरा मूड होगा तो मैं देख लिया करूँगा। तो फिर विनीता भी अब कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि बड़े साहब थे और ऊपर से नौकरी खतरे में थी, अब इसलिए कुछ बोलती नहीं है। अब फिर ऐसे ही कुछ समय गुजरता है, लेकिन अब लगभग तीसरे दिन ही फिर से कुलदीप उसको फ़ोन करता है और शाम को फिर से बुलाता है, और ये सिलसिला अब शुरू हो जाता है। यानी कि अब महीने में तकरीबन 20 से 22 दिन तो वो कुलदीप के रूम पर ही चली जाया करती थी। कभी ऐसा होता था रेयर एंड रेयरेस्ट केस में कि जो कुलदीप बाहर होता था या फिर किसी काम में व्यस्त होता था, तो जो ये विनीता है वो नहीं जाती है, तो बाकी टाइम में तो वो पूरी तरीके से उसी के पास ही रहा करती है। क्योंकि इसके पास दो वजह थी रहने की, एक तो मजबूरी थी कि वीडियोग्राफी कर लिया, दूसरी मजबूरी ये थी कि उसकी नौकरी खतरे में थी। अब इसीलिए ये जो मामला था वो संज्ञान में जब आया था, यानी कि 20 जनवरी 2016 की बात है ये, और 3 फरवरी से ये इसके साथ जो शारीरिक शोषण का खेल था वो शुरू हो जाता है। अब 3 फरवरी से करते करते ऐसे ही पूरा महीना निकल जाता है, फरवरी वाला, और फिर आ जाता है मार्च। तो मार्च की कोई 17-18 करीब मार्च रहा होगा। कुलदीप उसको कहता है कि बुलाता है, जब शाम को वो आती है तो फिर उससे बातचीत करता है और कहता है कि देखो मैंने बातचीत कर ली है बड़े अधिकारी से, और फिर तुम्हें डरने की कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम ये प्रतिदिन डरती रहती हो, तो फिर तुम्हें उनके पास चलना है और वहाँ पर जो सारा मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन कितने पैसे लगेंगे। जो कुलदीप था वो कहता है कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, और तुम्हें देखने के बाद कौन पैसा मांगेगा, बस तुम्हें बदले में एक काम करना होगा और तुम्हारा जो सस्पेंशन लेटर है वो रद्द कर दिया जाएगा और तुम्हें सस्पेंड भी नहीं किया जाएगा। तो वो कहती है कि क्या करना होगा। तो कुलदीप कहता है कि जो मेरे साथ करती है वही बड़े साहब के साथ भी करना है, और बस यही है कि एक रात की बात है और सोचो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तो वो कहती है कि वो कुलदीप पे झल्ला जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो कुलदीप है वो कहता है कि ठीक है देख लो, लेकिन फिर कुलदीप भी अपने औकात दिखाता है और उसको डांटता फटकारता है। वो कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें, अपनी नौकरी बचाने के लिए जब तुम मेरे पास सो सकती हो तो फिर दूसरे के पास सोने में क्या ही जा रहा है। अब इस पर विनीता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, अब इसलिए वो भी तैयार हो जाती है, और जब तैयार होती है तो फिर वो उसके पास जाती है। 17 मार्च की रात को बड़े साहब के पास जाती है, और वहाँ पर ऐसे कर करके पूरी रातें रंगीन होती है। और ऐसे ही करके उसने तकरीबन 4 से 5 अधिकारियों की रातें रंगीन करवाई उससे, जब भी उसका मन होता वो उससे रंगीन करवाता। फिर अपने तो 24 घंटे बुक ही किया था, उसको ड्यूटी कम लगाता था उसकी, और खुद उसके साथ मस्तियाँ किया करता था। लेकिन होता तो मोड़ तब आता है उसमें जब एक दिन, यानी कि अप्रैल महीने में, यही कोई 3 अप्रैल रहा होगा, और 3 अप्रैल को उसकी टेबल पे सस्पेंशन लेटर आ जाता है कि यू आर नाउ सस्पेंडेड, नाउ यू आर सस्पेंडेड। अब जब ये लेटर देखती है तो फिर ये विनीता वो बिल्कुल एकदम गुस्से में तरबतर हो जाती है, और वो सीधा वो लेटर लेकर के और कुलदीप के केबिन में पहुंच जाती है, और उसके केबिन पर वो पटक करके बोलती है ये क्या है। और वहाँ पर वो बहुत ही तेज से डांटने लगती, कहती कि तुम मेरे साथ क्या नहीं किए, अपने बड़े बड़े अधिकारियों से मेरे साथ शारीरिक शोषण कराया, मुझे किसके साथ नहीं तुम सुलाए, लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे क्या मिला, ये सस्पेंशन लेटर, आखिर इसका मैं क्या करूँगी। अब वो इतना चिल्ला रही थी, उतना चीख रही थी कि जितने भी थाने में मौजूद लोग थे वो सभी लोगों को कान लगा करके सुनने लगते हैं। और उसमें कुलदीप भी झल्लाता है, और वो भी कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम एक नंबर की वैश्या हो, आवारा हो, तो तुमने अपना स्वार्थ के लिए जो भी किया था, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। अब इस पर जो विनीता है उसको धमकाती है, धमकाने के बाद वहाँ से वो चली जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी, और सारी बातें कहती है कि जो तुमने तो वो कहता है कि वीडियो तो मेरे ही फ़ोन में है। तो वो कहती है कि जो भी करना कर लो, लेकिन मैं भी तो अब बड़े अधिकारी के पास जाऊँगी, डीजीपी तक जाऊँगी और जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगी, और वहाँ से भी नहीं होगा तो फिर उससे भी ऊपर जाऊँगी, मुख्यमंत्री तक जाऊँगी। अब ये कुलदीप तो थोड़ा सा डर सा भी जाता है, और इसको ये सस्पेंशन लेटर तो इसको मिल ही गया था, तो फिर अब ये सीधा वहाँ से अपने विनीता गाँव निकल जाती है। अब ये अपने गाँव तो चली जाती है, लेकिन अब इधर जो कुलदीप है अब वो भी 5 दिन की छुट्टी रहता है, और लेकर के वो भी अपने गाँव चला जाता है। लेकिन
जब 5 दिन गुजरते हैं, यानी कि ये 17 अप्रैल की बात है लगभग, 2 अप्रैल माफ़ी चाहिए, 2 अप्रैल की सस्पेंशन लेटर आता है उसको और वो चले जाते हैं लोग। लेकिन यही कोई 6 अप्रैल की बात है। 6 अप्रैल को उसका जो पति है वो थाने में आता है और कहता है कि मुझे विनीता से मिलना है, विनीता कहाँ है। अब थाने में जितने भी लोग थे वो कहते हैं कि अरे विनीता तो घर चली गई है और वो तो सस्पेंड हो गई है, और वो बोल के यहाँ से गई है कि वो अपने घर पे जा रही है, अपने पति के पास जा रही है। अब इस पर जो उसका पति था उसको थोड़ा सा डाउट होता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है और फिर वो FIR लिखवाता है। और जब FIR लिखवाता है तो फिर इसी दौरान वहाँ पर कुछ ही समय बाद पे एक जो व्यक्ति होते हैं वो उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अब व्यक्ति परेशान है तो वो सोचता है कि FIR लिखवा दिया है, और FIR भी लिखवाता है। और जैसे FIR लिखवाता है तो फिर पुलिस अपने तफ्तीश में जुट ही जाती है, और जैसे ही तफ्तीश में जुटती है तो फिर एक नाम निकल करके सामने आने लगता है, और वो नाम आता है कुलदीप का। कुलदीप से ही झगड़ा हुआ था, कुलदीप गायब करवाया होगा। तो फिर कुलदीप को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और जैसे कुलदीप को सस्पेंड किया जाता है तो फिर वहाँ पर नए SHO आते हैं जिनका नाम सुरेंद्र होता है। अब सुरेंद्र आते हैं तो वो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और वो गंभीरता से लेने के साथ साथ फिर वो बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद फिर वो मामले FIR लिखते हैं। लेकिन अभी कंफर्म नहीं था कि जो भी मामला है वो कुलदीप ने किया, क्योंकि एक नॉर्मल झगड़ा हुआ था, तो झगड़े की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और ये बात कोई बताने वाला और नहीं था, बल्कि उसी थाने में महिला थी, और उसी ने ये बात बताई थी कि उसका लफड़ा हुआ था और उसी की बात से वो चली गई थी। तब तक 4 दिन बाद ही पता चलता है कि एक कानपुर में एक तालाब के पास एक लाश पड़ी हुई है, और जैसे ही लाश पड़ी की बात आती है तो फिर पुलिस तुरंत रवाना होती है और वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करती है, और फिर कांटेक्ट करने के बाद उससे देखती है कि ये पुलिस जो बॉडी है ये किसी और की है कि विनीता की है। अब इसे शिनाख्त के लिए उसके पति को बुलाया जाता है, पति भी आता है, तो वो भी कहता है कि ये तो उसकी बॉडी है। तो फिर मामला ये फंस जाता है कि आखिर इसने आत्महत्या की है तो यहाँ आकर क्यों की है, या तो फिर ऐसा भी था कि मानसिक जो उसका संतुलन था वो खो गया क्योंकि वो सस्पेंड हो चुकी थी। अब इसी बात को लेकर के वो परेशान सभी लोग थे, लेकिन इसमें मामला तो मोड़ था कि एक सस्पेंस था कि कुलदीप ने इसको मरवाया है। और फिर पुलिस मामले की FIR लिखने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि एक SHO के द्वारा ही, बड़े अधिकारी के द्वारा ही ये केस था। लेकिन इसमें मामला जो है वो तूल पकड़ लेता है, और मामला जो ये पति था वो भी अपने तिकड़मबाजी जानता था, वो भी मीडिया के सामने आता है और सारी बातें खुल करके सामने बताता है। और जैसे ही सामने बताता है तो फिर मामला तूल पकड़ता है, और DIG से ऊपर से प्रेशर आने लगता है। तो SHO जो होते हैं सुरेंद्र ने FIR लिखी, और जो ये कुलदीप था वो छुट्टी पे तो था ही, सस्पेंड तो था ही। फिर पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके थाने लाती है, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था कि आखिर इसी ने किया है। तो फिर पुलिस जब अपनी तफ्तीश करती है तो तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि कानपुर के एक बूथ से उस महिला को देखा गया था। और फिर पुलिस जब अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तो जो फ़ोन करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि कुलदीप ही था। और कुलदीप को पुलिस जब अरेस्ट करती है तो फिर उसे जब तबीयत से पूछताछ होती है तो वो सारे जो सच है वो बयां कर देता है, और जो सारे जो राज थे वो खुल करके सामने आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन बड़े अधिकारी हैं। फिलहाल तो कुलदीप का ये अगेंस्ट 376 302 के धारा के अंतर्गत उस पर FIR लिखी गई है, और उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर के जेल में डाल दिया गया है। और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसको क्यों मारा, तो बताता है कि वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी विनीता। वो कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इसीलिए उसने उस महिला को रास्ते से हटाना ही उचित समझा, इसलिए उसने उसको मार दिया। तो फिलहाल तो अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि उसको सजा होगी या फिर अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो धारा 376 302 के तहत उसको अरेस्ट किया गया। तो अभी तो सुनवाई चलेगी, उसके बाद जितने भी और भी लोग हैं शायद वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिन लोगों ने उसके सस्पेंड होने का फ़ायदा उठाया था विनीता के। तो देखिए आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। और ये मामला थोड़ा सा तुल पकड़ा था तो इसीलिए सोचे कि आपको बता दें। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको सचेत करना है, आप तक ये जानकारी को पहुंचाना था। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।